नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कौशल यादव हूं और कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। इस वीडियो में हम स्टोमा की किस तरह से देखभाल करें इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे। स्टोमा यूजुअली एब्डोमेन के एंटीरियरली एक ओपनिंग क्रिएट की जाती है जिसमें आंत के एक पार्ट को एब्डोमेन की मसल्स और स्किन से बाहर निकाल दिया जाता है। इंटेस्टाइन के जिस पार्ट को बाहर लाया जाता है उसके अनुसार ही इस स्टोमा का नाम होता है, जैसे कि इलियोस्टमी या कोलोस्टमी। ये स्टोमा ज़्यादातर कोलन या स्मॉल इंटेस्टाइन की डिसीज़ में बनाया जाता है जो स्टूल को बाहर निकालने का काम करता है, या फिर कभी कभी यूरिन को बाहर निकालने के लिए भी ये स्टोमा बनाया जाता है जिसे यूरोस्टमी कहते हैं। ये स्टोमा स्टूल के लिए टेम्परेरी या परमानेंट भी हो सकता है। परमानेंट स्टोमा अक्सर पूरी तरह से जब रेक्टम कैंसर से मसल्स और रेक्टम पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है उन केसेस में किया जाता है। अधिकतर केसेस के अंदर टेम्परेरी या डाइवर्जन स्टोमा ही किया जाता है। इस स्टोमा के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बैलेंस करें और किस तरह से रूटीन एक्टिविटी करें और क्या ध्यान रखें, इस बारे में हम समझते हैं। इसके 3 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं। पहला है स्टोमा की केयर। जो स्टोमा बना है उसकी जो बाहर ओपनिंग है उसको जेंटली हैंडलिंग करना होता है। उसके ऊपर डायरेक्टली कोई इरिटेंट नहीं लगाना होता है। उसके साइज़ को या उसकी जो सराउंडिंग है वहाँ पे कोई जख्म वगैरह है या कोई अल्सर है उसका केयरफुल एग्जामिनेशन करना चाहिए। जब स्टोमा बैग को चेंज करने का वक्त होता है उस वक्त अगर स्किन को क्लीन करना है तो एक बाथ को एक नहाने को जो गुनगुने या ल्यूकवार्म वाटर के साथ नहा सकते हैं और डायरेक्टली उससे उस वक्त स्टोमा को भी क्लीन किया जा सकता है और उसको ड्राई किया जा सकता है। यदि स्टोमा के आकार में कोई बदलाव हो या शेप में कोई चेंज हो या कोई ब्लीडिंग हो या कोई अल्सर हो या प्रोलैप्स हो तो डॉक्टर को भी तुरंत दिखाना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट है स्टोमा बैग। स्टोमा बैग को किस तरह से संभालें। एक स्टोमा बैग जब अप्लाई करते हैं तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्टोमा बैग का जो लोअर पार्ट है या जो बॉडी प्लेट है वो स्टोमा के साइज के हिसाब से एडिक्वेट हो। उसकी कटिंग ऐसे हो कि उसके एजेज स्टोमा को इरिटेट ना करे और मिनिमल आर्टिफिशियल मटेरियल्स ही यूज़ करने चाहिए क्योंकि इससे स्किन की इरिटेशन बचती है। तो एक फ्रेंडली एस्पेक्ट के साथ स्टोमा प्लेट को बॉडी के ऊपर लगाना चाहिए। स्टोमा बैग जब 1/3 से आधा भर जाता है तो उसको खाली कर लेना चाहिए और जैसे मैन्युफैक्चरर की एडवाइस होती है उस रेगुलर इंटरवल पे स्टोमा बैग को चेंज करना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि उसकी लीकेज होने से पहले वो चेंज हो जाए ताकि स्किन की इरिटेशन उससे कम हो। स्किन की प्रोटेक्शन और स्टोमा की जो आउटपुट है उन दोनों को मैनेज करना ही स्टोमा बैग का मुख्य एस्पेक्ट है। स्टोमा मैनेजमेंट में तीसरा एस्पेक्ट है डाइट और हाइड्रेशन से रिलेटेड। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स या एडिक्वेट अमाउंट में वाटर और तरल पदार्थों का सेवन होना चाहिए ताकि हाइड्रेशन अच्छे से रहे। डाइट और न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। अगर हम खाने को अच्छे से चबाते हैं तो उससे गैस भी कम बनती है। टेम्परेरी या फिर परमानेंट स्टोमा के साथ पेशेंट्स कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में अक्सर डिस्कशन करते हैं। गैस या स्मेल की प्रॉब्लम्स ज़्यादातर मरीजों को शिकायत होती है इनिशियली। गैस के अधिक बनने के कारणों में स्मोकिंग हो गया, च्युइंगम, प्रोसेस्ड फूड या नियमित टाइम पर आहार का ना लेना सम्मिलित है, या फिर गैस फॉर्मिंग वाले फूड जिनसे गैस ज़्यादा बनती है उनका अधिक मात्रा में या कच्चे फूड का अधिक मात्रा में सेवन करना हो सकता है। अपनी रेगुलर हेल्दी और बैलेंस डाइट टाइम के अनुसार लेनी चाहिए और यदि इनसे ठीक ना हो तो कुछ मेडिसिन जैसे कि स्मीथी कॉर्न या फिर जो डेली एक्टिविटीज़ हैं और जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस है जिनसे गैस को कम किया जा सकता है उनसे डॉक्टर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अभी जो नए स्टोमा बैग आ रहे हैं उनमें कुछ फिल्टर्स भी होते हैं जिनसे गैस कम होती है। कुछ मरीज यह भी पूछते हैं कि उन्हें किस तरह का खाना खाना चाहिए। स्टोमा के साथ
खाने की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, वो हर तरह का खाना और हर तरह का फ्लूइड और लिक्विड्स ले सकते हैं। इनिशियल टाइम पर जब नया नया स्टोमा बनता है उस वक्त कुछ समय के लिए कम फाइबर वाली डाइट की एडवाइस की जाती है और अपनी आंत और अपने डाइजेशन के हिसाब से टाइम के साथ इंसान और अपने हर तरह की डाइट को ले सकता है। अलग अलग तरह के फूड आंत के मूवमेंट को अलग अलग तरह से मॉडिफाई करते हैं और व्यक्ति उनके अनुसार अपनी डाइट को मॉडिफाई कर सकता है, जैसे कि अधिक गैस बनने वाले फूड्स को कम मात्रा में लेना, जो कम डाइजेस्ट होते हैं ऐसे फूड्स की मात्रा कम करना, या अन्य मॉडिफिकेशंस जो उनकी डाइटरी हैबिट्स के अकॉर्डिंग होते हैं, या डाइटिशियन के साथ भी संपर्क किया जा सकता है। कुछ केसेस में स्पेशली इलियोस्टमी वाले पेशेंट्स में फूड ब्लॉकेज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिनमें फूड को पास करने में और या स्टूल पास करने में और गैस पास करने में दिक्कत हो सकती है, जो कि कॉन्स्टिपेशन या कब्जी के रूप में प्रेजेंट करती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक तो हाई फाइबर्स और जो कम डाइजेस्ट होते हैं ऐसे फूड्स की मात्रा को कम करना होता है और लिक्विड्स की अमाउंट को प्रॉपरली एडिक्वेट अमाउंट में लेना होता है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए 2 से 3 लीटर की अमाउंट में पानी अवश्य लेना चाहिए। कुछ मरीज इस बात की भी शिकायत करते हैं कि उनकी स्टोमा के अंदर जो कंटेंट है या स्टूल्स है वो काफ़ी अधिक मात्रा में आते हैं, बहुत बार उनको एम्प्टी करना पड़ता है। अधिकतर केसेस में ये प्रॉब्लम डाइटरी मॉडिफिकेशन से ठीक की जा सकती है। यदि फिर भी यह ठीक नहीं हो और स्टोमा की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और कुछ मेडिसिन से उसकी अमाउंट को ठीक किया जा सकता है। जिन पेशेंट्स में स्टोमा की आउटपुट अधिक होती है, स्पेशली वो केसेस जिनमें हाई इलियोस्टमी या जेजुनोस्टमी होती है, उन केसेस में जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका बैलेंस बिगड़ने का भी रिस्क रहता है। इसलिए प्रॉपर अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स का लेना भी अनिवार्य है और ORS को भी इंक्लूड किया जा सकता है। कुछ जर्नल एडवाइसेस और रिकमेंडेशंस डॉक्टर्स बॉडीज़ द्वारा दिए जाते हैं जिससे स्टोमा की एक अच्छी क्वालिटी और दिनचर्या को पूरा करने में मदद मिलती है। पहला है कि खाना नियमित समय पर दिन में 3 या उससे अधिक बार लें, क्योंकि अगर हम किसी खाने को बीच में छोड़ते हैं तो उससे गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। दूसरा है कि धीरे धीरे और चबा कर खाएं, क्योंकि चबाने से पाचन क्रिया एक्टिवेट होती है और इससे फूड ब्लॉकेज या कॉन्स्टिपेशन के चांसेस भी कम होते हैं। अपनी डाइट में फूड थिकनिंग वाले फूड्स जैसे कि केला इंक्लूड कर सकते हैं। इससे इंटेस्टाइन का मूवमेंट कम होता है और न्यूट्रिशन को फूड से एब्जॉर्ब करने के लिए समय मिलता है। चौथी है, प्रतिदिन एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड इनटेक होना चाहिए। फ्लूइड इनटेक प्रॉपर होने से डिहाइड्रेशन का रिस्क कम होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होने का रिस्क भी कम होता है। अपनी डाइट में यदि आप कोई नए फूड्स इंक्लूड करना चाहते हैं तो एक बार में एक नई तरह की डाइट को ही इंक्लूड करें। इससे यह पता लग जाएगा कि जो पाचन क्रिया है उस फूड को किस तरह से डाइजेस्ट कर रही है और न्यूट्रिशन वैल्यू को किस तरह से अपटेक कर रही है। और यदि वह फूड अच्छे से इंक्लूड करते हैं और डाइटरी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो धीरे धीरे इसी तरह से अन्य फूड्स या डाइट को भी खाने में इंक्लूड किया जा सकता है। स्टोमा के साथ यह भी ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए कि किन फूड्स के साथ इंटेस्टाइन के मूवमेंट पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है, या एसिडिटी या गैस फॉर्मेशन तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग डाइट को मॉडिफाई करना चाहिए। तो इस तरह से स्टोमा के साथ अधिकतर समय नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन किया जा सकता है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनसे डॉक्टर के लिए संपर्क में आना आवश्यक होता है, जैसे कि स्टोमा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, उसके सराउंडिंग स्किन में प्रॉब्लम, इरिटेशन या अल्सर होना, सराउंडिंग एरियाज से हर्निया का होना जिसे पैरास्टोमल हर्निया कहा जाता है, स्टोमा की आउटर ओपनिंग का कम होना जिसे स्टीनोसिस कहते हैं, जो स्टूल और गैसेस के बाहर निकलने में प्रॉब्लम कर सकती है।
पेरिस्टोमल स्किन का भी रेगुलर एग्जामिनेशन करना आवश्यक है। उसमें कोई अल्सर या इरिटेशन है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्टोमा में या सराउंडिंग स्किन में कोई ब्लीडिंग है तो भी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यदि इंटेस्टाइन स्टोमा की ओपनिंग से अधिक अमाउंट में बाहर की तरफ आती है तो इसे प्रोलैप्स कहते हैं। स्टोमल प्रोलैप्स के केसेस में भी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो इस तरह से डाइटरी मॉडिफिकेशन, स्टोमा केयर और प्रॉपर हाइड्रेशन के साथ अधिकतर मरीज अपनी नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ और डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ और हर तरह की एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ को नॉर्मल डे में कर सकते हैं।